Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Diwakar Verma and you are watching GS Tales. जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपने इस सेशन में द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस एंड कुछ अन्य न्यूज़पेपर्स के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं उनका कंपैरिजन लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये फरवरी 27 की न्यूज एंड शॉर्ट एनालिसिस के सेशन में आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। सबसे पहले है टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी इन OTT रेगुलेशन। दोस्तों, आपने वेब सीरीज़ जैसे कि हो गया आश्रम, मिर्ज़ापुर, मनी हाइस्ट, है ना, गेम ऑफ थ्रोन्स, ये सारी चीज़ें, पंचायत, ये सब तो देखी होंगी या सुनी तो ज़रूर ही होंगी। और अगर नहीं भी देखी होंगी तो देख रहे हो विनोद, ये वाला डायलॉग तो ज़रूर ही सुना होगा। ये वाला डायलॉग एक वेब सीरीज़ का ही है। ठीक है, तो मैं वेब सीरीज़ के इतना जिक्र क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कि ये जहाँ पे ये रिलीज़ होती हैं ऐसे कंटेंट, है ना, वो चाहे हो गया डिज्नी प्लस हॉटस्टार, है ना, नेटफ्लिक्स हो गया आपका, या G5 हो गया एंड अमेजन प्राइम, इन सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे रिलीज़ होती हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स खुद क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो इन्हीं को बोला जाता है OTT प्लेटफॉर्म्स। OTT मीन्स ओवर द टॉप। ठीक है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां इंटरनेट के थ्रू आप जो है ऐसे ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट देख पाते हैं। तो उसके बारे में, उसके रेगुलेशन के बारे में, उसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये एक आर्टिकल आया था द हिंदू में। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि इसमें डिस्कस क्या करना है, क्यों रेगुलेशन लाना है ना, सबसे पहला सवाल तो यही है। तो इसके पीछे का कारण ये है, रेगुलेशन लाने के पीछे का कारण ये है कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे रही हैं, कुछ वेब सीरीज ऐसे रहे हैं जहाँ पर वल्गैरिटी या अब्यूजिव लैंग्वेजेस, है ना, सेक्सुअल कंटेंट कुछ ऐसे दिखाए गए हैं जो कि जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है या उतने ओपनली नहीं दिखाए जाने चाहिए थे। कई वेब सीरीज़ तो ऐसी आई जो कंट्रोवर्सी में रहीं, उन्होंने लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया। तो इस वजह से जो है ये इस पे रेगुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी जैसे एक मैं अगर कंट्रोवर्सी की बात करूँ, तांडव आई थिंक पिछले साल, वही जिसमें जिसान अयूब खान करके एक एक्टर हैं, काफ़ी मतलब ब्रिलियंट एक्टर हैं। उन्होंने भगवान शंकर का रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा लीपापोती करके उनके फेस पे और फिर कूल बनने के चक्कर में दूसरे अंदाज में पेश किया गया। तो थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई कि हमारे गॉड्स को, हिंदू गॉड्स को इस तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकता कोई। तो वो हो गया। फिर आश्रम वेब सीरीज आई थी, है ना। इन सारी वेब सीरीज़ में जो है, जैसे करके सेक्रेट गेम्स आप सब जानते होंगे, तो ये सब कुछ ना कुछ कभी न कभी ऐसे कंट्रोवर्सी में आते हैं। तो कंट्रोवर्सी में आते हैं तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है इसको रेगुलेट करने का कुछ ना कुछ प्रोविजन तो करना ही पड़ेगा, है ना। कंप्लेन होता है इसका, तो इसलिए इसके बारे में ये आर्टिकल है। ठीक है, अभी हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं, उसके पहले ये देख लेते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स का बेनिफिट्स एंड इस पर कुछ इश्यूज़ क्या हैं। बेनिफिट्स में अगर हम देखें तो बेनिफिट्स में है क्रिएटिविटी इन द कंटेंट। ठीक है, आप देखते होंगे जहाँ एक तरफ बॉलीवुड धड़ल्ले से बाइकआउट हो रहा है, मतलब नहीं चल पा रहा, वहीं जो वेब सीरीज जितनी भी लॉन्च होती हैं सारी एकदम लगातार एक पे एक लॉन्च हो रही हैं और चले जा रही हैं। ठीक है, तो क्रिएटिविटी कंटेंट में है डेफिनेटली।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनको वहाँ पर ज़्यादा सेंसरशिप नहीं होता, रेगुलेशन नहीं होता है, तो अपने हिसाब से अपना जो भी उनकी क्रिएटिविटी होती है, जो भी उनका जो है राइटिंग स्किल्स होती है, उसको पर्दे पे अच्छे तरीके से उतार पाते हैं। न्यू टैलेंट की बात करें तो अपने जीतू भैया, किसको नहीं पता होगा, वही कोटा फैक्ट्री वाले। और मान लीजिए कोटा फैक्ट्री नहीं याद होगा तो पंचायत तो पक्का याद होना चाहिए। वैसी उसी पंचायत वेब सीरीज का ही ये डायलॉग है, देख रहे हो विनोद, इतना पॉपुलर हुआ है ना। न्यू टैलेंट डेफिनेटली आप देख सकते हैं, वो बंदा उसमें वेब सीरीज़ में काम करते करते फिर उन्होंने मूवी भी करना शुरू कर दिया। एंड जिसान अयूब खान खुद ही एक अच्छे एग्जाम्पल है। तमाम ऐसे नए टैलेंट एक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। नई डायमेंशंस और चीप एंड इजी एक्सेस टू द ऑडियो वीडियो कंटेंट, आप जो घर बैठे ही सारी वेब सीरीज़ जो है इन्हें OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू देख पा रहे हैं नॉमिनल चार्जेस पे, ठीक है। तो ये सारे तो बेनिफिट्स हैं OTT के, लेकिन इशू जैसे मैंने गिनाए, अनरेगुलेटेड अनसेंसर्ड कंटेंट, ठीक है, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, वल्गैरिटी, अब्यूजिव लैंग्वेजेस, हेट क्राइम, इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा कंट्रोवर्सी में आता रहता है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जिसको कि IT रूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें यह कहा गया, थोड़ा सॉफ्टवेयर अप्रोच लिया गया है कि जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है वो खुद ही सेल्फ रेगुलेट करें ना, सेल्फ रेगुलेशन थ्रू पीरियाडिक ऑडिट करें, एक्सेस कंट्रोल करें ना, एज वेरिफिकेशंस, कौन सा कंटेंट कौन देख सकता है, एडल्ट या 18+ कंटेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें, और किसी को समस्या हो तो उसके लिए उसके ग्रीवेंस रिडर्सल के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दें, डिटेल्स दें, जहाँ पर वो कंप्लेन कर सके। तो ये सारी चीज़ों का जो प्रावधान किया गया है ये IT रूल्स 2021 में, ठीक है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल था। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, ठीक है। मनरेगा वोज, पेमेंट डिलेज, टेक्निकल इश्यूज, बजट कट्स। अभी क्या हुआ कि हो तो ये पहले से रहा था, उस इशू में बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 33% जो मनरेगा का बजट था उसमें 33% की कटौती कर दी है, ठीक है। अब मनरेगा कितना इम्पोर्टेंट है, वो जो गांव देहात के लोग हैं, रूरल लोग हैं, उनको पता है ना। मनरेगा उनका ये समझ लीजिए कि रीढ़ की हड्डी है उनकी इकॉनमी को चलने के लिए, रूरल इकॉनमी को चलने के लिए, है ना। लेकिन उसका कारण क्या है, गवर्नमेंट ने अपना कारण ये दिया है कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो एक व्यवस्था होती है उसको 1 फरवरी 2021 से लागू करने का प्रावधान कर दिया सरकार ने, ठीक है। उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि ज़्यादातर जो रूरल वर्कर होते हैं उनको ज़्यादा इस डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। तो जिसकी वजह से वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ही बाहर हो गए जिसमें कि वो मनरेगा में काम करने का अधिकार पाते, है ना। उनके पास वो कागज़ पत्र ही नहीं थे, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम उनके पास उसका अकाउंट ही नहीं था ना, फॉर्मल जो डॉक्यूमेंटेशन था वो सब नहीं कंप्लीट करवा पाए थे। तो कुल मिला के अभी ये 20 फरवरी 2023 का ही डेटा है, जिसमें अराउंड 44%, सिर्फ 44% लोग ही ऐसे हैं जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन करा पाए थे। तो सोच लीजिए कि 50% से ज़्यादा। अब उसके बाद क्या है कि वो जब डॉक्यूमेंटेशन उनका कंप्लीट नहीं है तो उनको जॉब नहीं मिल पाया तो सरकार को लगा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई जॉब ही नहीं करना चाह रहा तो फिर पैसे किस बात के। तो सरकार ने 33% बजट में कटौती कर दी है। ये है मुद्दा, ठीक है, ये है इशू, इस वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में आया है। अब देखते हैं कि मनरेगा है क्या, इससे क्या बेनिफिट्स हैं इसके, और कौन कौन से इशूज़ हैं, है ना, क्या काम करवाता है, ठीक है। तो मनरेगा की आप लोगो देख सकते हैं, ये मनरेगा का लोगो 100 इसमें लिखा हुआ है ना, 100, ये जो यहाँ पे 100 है, ये है, यही है कि इसमें 100 डेज़ का वर्क आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से वो 100 लिखा है। फिर ये 2005 में राइट टू वर्क के अंतर्गत सबसे पहले इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा एक्ट, ठीक है। राइट टू वर्क
के अंतर्गत, जो कि डीपीएसपी का आपका एक पार्ट है ना, तो उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। डिमांड ड्रिवन स्कीम है, जब गांव देहात में या रूरल एरियाज़ में जहां पर जैसी ज़रूरत पड़ेगी वहां पर ऐसे नरेगा के अंतर्गत काम करवा लिया जाएगा। ठीक है, 2005 में एक्ट आया था, 2006 में ये काम करना फंक्शनिंग इसका स्टार्ट हो गया। 2009 में महात्मा गांधी जी के नाम से इसका जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से इसका नाम मनरेगा हो गया। ठीक है, शुरुआत में शुरू में सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ही इसको लागू किया गया था। उसके बाद जो है पूरे कंट्री में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लागू कर दिया गया। अब इससे क्या होता है, 100 दिनों का रोज़गार उनको मिलता है। ठीक है, 100 दिनों का रोज़गार फिक्स रोज़गार हो जाता है। गांव देहात में वो खेती बाड़ी खुद ही करते हैं। उसके बाद उनका जो ये 100 दिनों का रोज़गार मिलता है, उससे उनकी परचेजिंग पावर, उनकी इकोनॉमिक स्थिति थोड़ी सुधर जाती है। ठीक है, उससे उनके बच्चे जो होते हैं स्कूल जा पाते हैं, हेल्थ थोड़ा बेहतर होता है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी स्कीम रही है ना। इतनी अच्छी रही है कि 2014 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, उसने कहा कि ये एक स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। स्टेलर मतलब कि बहुत दूरगामी, बहुत मतलब अच्छा, रूरल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, खासतौर से याद करने वाला पॉइंट ये है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, और हमारे नोटेड इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, इन्होंने भी इसकी सराहना की। इन्होंने कहा कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा स्कीम है। अमर्त्य सेन के बारे में एक और फैक्ट आपको जानना चाहिए, क्यों ये फेमस है। तो 1998 में इनको जो है वो मिला था इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज़। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला था, और 1999 इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। तो अच्छा, नोबेल प्राइज़ किस सब्जेक्ट पे मिला था, तो गरीबी उन्मूलन के लिए इन्होंने कुछ रिसर्च किया था उसके उसी फील्ड में। तो इस वजह से उनको इसमें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मनरेगा के कुछ बेसिक फीचर देखते हैं कि 100 दिन का रोज़गार देता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर आपने काम मांगा, आपको काम नहीं मिला, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है, फिक्स टाइम लाइन फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, कंपनसेशन ऑफ डिलेड पेमेंट होगा तो उसका भी कंपनसेशन मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी यानी जवाबदेही है। बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट के थ्रू आपको जो सैलरी दी जाती है। तो ये सारी इसके बेसिक फीचर्स हैं। कुछ और फीचर्स ऐसे हैं, फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चीज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बजट कट किया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको फंड करती है। ठीक है, अच्छा, गांव देहात में जब आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि एम्पावरिंग वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के होता है। तो इससे उनका भी एम्पावरमेंट होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अगर वो इन्वॉल्व हो पाती हैं तो डेफिनेटली उनका एम्पावरमेंट होता है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, घर देहात का जो हाउस होल्ड वर्क होता है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं किया जाता। लेकिन मनरेगा के थ्रू जो होते हैं, जो वर्क उनको मिलता है, वेज मिलता है, वो सीधा इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम होता है। तो इससे उनका एम्पावरमेंट होता है। ठीक है, टाइम बाउंड गारंटेड लेबर, 100 दिन का आपको बोला गया, आपको 100 दिन का लेबर मिलेगा। लेबर इंटेंसिव मैनुअल वर्क इसके ऐसे होते हैं जहाँ पर लेबर का ज़्यादा काम हो। ठीक है, सड़क किनारे सफाई करना ना, तालाब की खुदाई करना, पानी वगैरह की व्यवस्था करना, या नाले नहर इन सब की सफाई करना, ऐसे काम जो है जहाँ पर लेबर इंटेंसिव होता है वहाँ पर मनरेगा के वर्कर्स को ज़्यादा लगाया जाता है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेटेड बाय लोकल सेल्फ बॉडीज़। लोकल सेल्फ मतलब कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के जो प्रधान जी होते हैं, सचिव जी होते हैं, इन लोगों के थ्रू ये काम होता है। ठीक है, अब ये देखिए कि वर्क कौन कौन से वर्क करता है। ये मनरेगा के थ्रू आप कौन कौन सा वर्क देख सकते हैं। इसमें है फ्लड कंट्रोल वर्क्स, है ना, रूरल सैनिटेशन, रूरल कनेक्टिविटी वर्क, इसमें क्या हो गया, खड़ंजा हो गया, आपका चक्रोट हो गया लगाना कहीं ना, ये सारी चीज़ें। वाटरशेड मैनेजमेंट, पानी पहुंचाने का काम। फिशरीज रिलेटेड वर्क, ड्राउट प्रूफिंग, कहीं गड्ढा खोद दिया जाए या तालाब खोद दिया जाए जिससे कि ड्राउट में या सूखे में कमी आए, है ना। आंगनवाड़ी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड काम, इरिगेशन, ये सब मैंने बता ही दिया। तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं, छोटे छोटे लगते हैं, इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, मनरेगा से फ़ायदा क्या क्या होने वाला है वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे,
कि जैसे इसमें है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बताया गया, एसेट क्रिएशन होता है ना, सड़क बन गया या कोई सिंचाई का साधन बन गया या वाटर कलेक्ट करने का साधन बन गया, तो ये सब हैं। इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल वेजेस, तो साथ में खेती भी करते हैं और जो है इधर उनकी थोड़ी सी 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट भी हो जाती है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हो ही गया। अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शंस, SC एंड ST, मोस्टली जो वर्कर इसमें होते हैं SC एंड ST कम्युनिटी के ही होते हैं, इस वजह से उनका अपलिफ्टमेंट होता है। रिडक्शन इन डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन, अर्थात कि बेवजह जो लोग परदेसी जाते हैं सूरत कमाने ना, या पानीपत पता नहीं कहाँ का हरियाणा, वो सब जो जाते हैं कमाने, अगर मतलब परेशान होकर कि घर में गांव में काम नहीं है, अपने यहाँ काम नहीं है, इस वजह से तो उसमें कमी आती है। ठीक है, तो वो जो एक लाइन है, परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया वाला, तो परदेसिया अब इस तरीके से तो नहीं जाएगा कि मजबूरी में जाए। हाँ, उसको उसके घर पे सारा काम हो रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी है, एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसे वहाँ बाहर कमाने को मिलेगा और घर पे भी सब सारी चीज़ें सही हैं, तो उस तरीके से जा सकता है। लेकिन मनरेगा के थ्रू के 100 दिन का रोज़गार उसको अपने आप मिल जाता है, बाकी वो अपना खेती बाड़ी से काम चला लेता है। तो डिस्ट्रेस्ड जो माइग्रेशन है वो उसको जो काफ़ी हद तक कम करता है। माइग्रेशन कम होगा, ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि जो डेमोग्राफिक डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अर्थात यहाँ से लोग कहीं जाएंगे बाहर तो झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेंगे, स्लम में नहीं रहेंगे ना, तो मतलब गंदे तरीके से नहीं रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें मतलब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, देखिए आप, तो वो सब कम होंगी, थोड़ा सोशल लाइफ उनका बैलेंस रहेगा। रिडक्शन इन रूरल पॉवर्टी, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ पुअर, ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, वित्तीय समावेशन, और गरीबी में काफ़ी हद तक इसमें कुछ कमी आएगी। क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल एसेट्स, जैसे मैंने बताया, बड़ी बढ़िया सड़कें, टिकाऊ सड़कें बनती हैं, तालाब खोदे जाते हैं, ऐसी सब चीज़ें, तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, अब जो है हम देख लीजिए थोड़ा इसमें इश्यूज़ क्या हैं। ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट ने स्लैश किया 33% ऑफ द बजट ऑफ मनरेगा वाज कट डाउन बाय गवर्नमेंट, तो ये एक बड़ा इशू हो गया। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन रहती है तो उनको ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो बस इनफॉर्मल वर्क करते हैं, इनफॉर्मल तरीका भी होता है उनको पैसे हासिल करने का, गेन करने का, तो वो सारी चीज़ें। लो वेजेस भी होता है इसमें वेजेस जो दिए जाते हैं अराउंड 200 के आसपास पर डे का दिया जाता है, तो वो कम ही है। अनटाइमली वेजेस, टाइम से नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके थोड़ा इशूज़ में आएंगी। ठीक है, एंड इंटरनेट कनेक्शन जो होता है अभी शहरों में भी कम्प्लीटली नहीं है, गांव की तो आप बात छोड़ दीजिए, रूरल एरिया में इंटरनेट कनेक्शन कम है, थंब इम्प्रेशन लगता है ना, प्रेजेंस के लिए कि हाँ भाई आप हैं, काम किया आपने, उसके लिए थंब इम्प्रेशन लगता है। कभी कभी नेटवर्क ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, तो वहाँ वो भी एक उसका ड्रॉबैक है। अवेयरनेस नहीं है डिजिटल वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो इनकम्प्लीट फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, इन सारी चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा आयरनी की बात ये हो गई कि डिजिटल वर्ल्ड की जो डिजिटल गैप है, डिजिटल डिवाइड है रूरल और अर्बन एरिया का, उसके चक्कर में सरकार ने सोचा कि लोगों को काम ही नहीं करना है या लोगों के पास दूसरे काम है, ज़्यादा काम करने वाले नहीं है, तो बेवजह वेजेस क्यों दिए जाएं, वेजेस इस वजह से कट किया गया। तो ये इनसेंसिटिविटी थोड़ा सरकार के तरफ से कही जा सकती है। ओके, और उसकी वजह से अभी ये भी है कि सरकार ने जैसे वेस्ट बंगाल हो गया या राजस्थान में हो गया, इन जगहों पे कितने हज़ारों करोड़ का तो इन लोगों की सैलरी ही नहीं रिलीज़ की, जो वेजेस हैं, जो वेतन है, उसको रिलीज़ नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिसको कि सॉर्ट करने की ज़रूरत है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ठीक है, स्मोक सिग्नल्स फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी स्फीयर, ये इस बारे में है कि अभी क्या हुआ था, फरवरी 6 से 8 के बीच में जो है इंडिया एनर्जी वीक ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक 2023
फरवरी 6 से 8 के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सोलर कुकर स्टोव प्रेजेंट किया। ऐसा स्टोव जो कि सोलर एनर्जी से चलेगा। ठीक है, अब इंडिया एनर्जी वीक में जनरली बात हुई, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हुई, कैसे कहाँ यूटिलाइज ज़्यादा किया जा सकता है। उस बेस पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक अपना पेटेंट, इनका पेटेंटेड है ये सोलर कुकर स्टोव जो है उसको प्रेजेंट किया। ये करंट टाइम पे तो अभी 15,000 का आता है, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि लगभग 3 करोड़ भारतीय सिटीजन्स को ये जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। देखा जाएगा कितना इसका इफेक्ट है, लेकिन ये कदम एक बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब अच्छे दिशा में कदम है, क्योंकि क्या होगा इससे कि जो रूरल हाउस होल्ड हैं या कोई भी हाउस होल्ड हो जहाँ पे मतलब ये खाना बनाने के लिए जहाँ लकड़ी या उपले कंडे यूज होते हैं, ठीक है, इवन एलपीजी भी तो फॉसिल फ्यूल ही है, इससे भी कार्बन का इमिशन ही होता है। ठीक है, लकड़ी यूज होती है तो फॉरेस्ट कट होते हैं, पेड़ पौधे काटे जाते हैं। ठीक है, तो उनके चक्कर में कार्बन उत्सर्जन होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो एक बड़ा ही मतलब एक जो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बहुत ही सीरियसली इसको हैंडल किया जा सकता है अगर आप इस मुद्दे पे, इस एलिमेंट पे वर्क करें कि हाँ, खाना बनाने के काम पे या घर में जो एसी है या फ्रिज है या और भी इलेक्ट्रिसिटी वाला जो काम है, वो सब अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस कर पाएँ तो काफ़ी हद तक जो इन्वायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं पॉल्यूशन को लेके, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशंस को लेके दूर किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ें कि इससे जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पर या जहाँ पे भी मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है, वहाँ पर हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती है। ठीक है, धुएं की वजह से तो या और भी ऐसी समस्याएं, सांस लेने में समस्या होती है। तो एक सोशल इशू भी इससे डिस्कस होगा, मतलब सॉल्व होगा। तो ये काफ़ी अच्छा कदम बताया जा रहा है सरकार की तरफ से। ठीक है, अगर एक चीज़ और जो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाना चाहिए, वो ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हद तक सेंट्रलाइज्ड है। हिली या रफ टेरेन्स में जो ख़राब एरिया है, जैसे पहाड़ों वाले एरिया हैं, वहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी उस तरीके से प्रोवाइड भी नहीं कराई जा सकती है। लेकिन ये जो सोलर कुकर स्टोव है या रिन्यूएबल एनर्जी, सूर्य भगवान सब जगह पहुँचते हैं ना, तो वो क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, पेड़ पौधे कम कटेंगे, हेल्थ सही रहेगा। तो तमाम एक पंथ 50 काम ऐसे होने वाले हैं इससे। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में था ये आर्टिकल। अगले आर्टिकल देखते हैं। 70% ऑफ ऑल मैटरनल डेथ्स इन 2020 वर इन सब सहारन अफ्रीका। यूएन रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में मैटरनल डेथ्स मतलब कि जो प्रेगनेंसी के दौरान या चाइल्ड बर्थ के दौरान जो डेथ्स होती हैं, वो जो है उसका 70% सब सहारन अफ्रीका में ही देखा गया 2020 में। ये काफ़ी चिंताजनक बात है ही ऑब्वियसली। इसी वजह से इस पर एक आर्टिकल छपा डाउन टू अर्थ में। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा देखा जाए कि क्या क्या मेन फाइंडिंग्स थी इसकी। की फाइंडिंग्स जो यूएन रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया है कि हर 2 मिनट में एक वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान या चाइल्ड बर्थ के दौरान उसकी डेथ होती है। ठीक है, 2020 में 2,87,000 टोटल मैटरनल डेथ्स हुई वर्ल्ड वाइड। ये 2015 में 3,09,000 से थोड़ा सा कम तो हैं, लेकिन फिर भी तब भी बहुत हैं। 2,87,000 मैटरनल डेथ वर्ल्ड वाइड हुई। ठीक है, एंड इसका 70% सब सहारन अफ्रीका में देखा गया। 70% इसका सब सहारन अफ्रीका में ही।
क्या कारण हो सकता है? सब सहारा अफ्रीका मतलब कि गरीब देश, ठीक है, अनअवेयर्ड, अनएजुकेटेड, हेल्थ में कम्प्रोमाइज्ड, न्यूट्रिशन नहीं होता, उतना न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलता है, हमेशा काम करना रहता है, आराम का समय नहीं, ठीक है, पढ़ाई के लिए समय नहीं। तो ये सारी चीज़ें ये सारी जो फैक्टर्स हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट उनका बढ़ा देते हैं। टॉप 3 सब रीजन्स, जो वर्ल्ड के टॉप 3 सब रीजन्स हैं इसमें कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा हाई है, उसमें से 3 तो सब सहारन अफ्रीका में ही है। इसमें से आप देख सकते हैं वेस्टर्न अफ्रीका 754, ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है दोस्तों? ये होता है 1 लाख में जितने ज़्यादा वुमेन एक्सपायर होती हैं, डेथ होती है जिनकी 1 लाख केसेस में, वो होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो वेस्टर्न अफ्रीका में है कि अर्थात वेस्टर्न अफ्रीका में 1 लाख वुमेन में 754 की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के दौरान। मिडिल अफ्रीका में 539 है। ईस्टर्न अफ्रीका में 35 तो नहीं है, ये होगा 351, ठीक है, यह है 351, 351, ठीक है, ये थोड़ा उसमें मिस्टेक हो गया है, ये 351 है, ठीक है। ईस्टर्न अफ्रीका में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एट कंट्री लेवल अगर देखा जाए, ये तो रीजन वाइज देखा गया, लेकिन देश के लेवल पे अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जिसमें है साउथ सूडान। हालांकि साउथ सूडान में कहीं अलग कंट्री नहीं, वो अफ्रीका का ही पार्ट है, ठीक है। साउथ सूडान में 1223 जो मृत्यु होती है। चाड में 1063, नाइजीरिया में 1047। ये जो हैं ये सब काफ़ी हाई, वेरी हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में आते हैं, ठीक है। फाइंडिंग्स रिलेटेड टू इंडिया, इसमें क्या है 2020 में 24,000 मैटरनल डेथ तो इंडिया में हुई, जो कि सिर्फ नाइजीरिया से पीछे है, सेकंड हाईएस्ट नंबर। ये काफ़ी चिंताजनक बात है, ठीक है। जबकि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है हमारे यहाँ, इतना भी उस तरीके का नहीं है कि न्यूट्रिशन ना मिले या जो है अवेयरनेस उतना ना हो, पढ़ाई लिखाई नहीं हो या केयर ना हो। फिर भी 24,000 केसेस का मतलब दर्शाता है कि अभी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में काम करने की, ठीक है। नाइजीरिया जो कि कितना देखा आपने, कितना पुअर कंट्री है। और हालांकि एक ये डाटा भी है कि 2020 में 2000 के मुकाबले काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, जैसे कि 73.5% का डिक्लाइन हुआ है 2000 में, जहां 384 महिलाएं 1 लाख महिलाओं पे जिनकी डेथ होती थी, वो 2020 में 103 पे आ गया है MMR। तो ये इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि 24,000 डेथ्स हो गए, सिर्फ मैटरनल डेथ्स हो गए 2020 में ही, ठीक है। दूसरी कंट्री से अगर तुलना करें जो कि मैटरनल डेथ जिनका रेट अच्छा है, उसमें अर्जेंटीना जिसका 45 है MMR 2020 में, भूटान का 60 है, ब्राज़ील का 72, फिलीपींस का 78। ये सब इंडिया से बेहतर परफॉर्म किए हैं। एंड अब देखते हैं कि लगभग, अच्छा जो नाइजीरिया के बाद इंडिया पीछे था, अब देखते हैं कि नाइजीरिया में कितना है। तो 82,000 मैटरनल डेथ्स देख रहे हैं, कुल मिला के 2,87,000 है 2020 में, उसमें से 82,000 तो अकेले नाइजीरिया में ही डेथ हुआ, जो कि 1/4, 1/4 से ज़्यादा ही है। तो नाइजीरिया की हालत तो बहुत ही पतली है। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मैटरनल डेथ्स होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग है ना, ज़्यादा रक्तस्राव हो जाता है, अनसेफ एबॉर्शन, और उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, प्रेगनेंसी रिलेटेड इन्फेक्शंस है ना, और दूसरे काजेज जैसे मलेरिया हो गया, HIV एड्स, इन सब चीज़ों की वजह से मैटरनल डेथ देखे जाते हैं। ग्लोबली अगर वैश्विक लेवल पे देखा जाए तो 1878 HIV रिलेटेड इनडायरेक्ट मैटरनल डेथ्स रिकॉर्ड किए थे, जिसमें से 1738 लगभग 92.5% वो सब सहारन अफ्रीका से थे। सब वही कारण है, ठीक है।
अनसेफ जो एबॉर्शन होता है, प्रेगनेंसी, इन सारी, हाई ब्लड प्रेशर एंड न्यूट्रिशियस फूड ना मिलना, लगातार काम का रहना, आराम नहीं मिलना ना वैसे समय में भी, तो सब सहारन अफ्रीका में ये सब चीज़ें इसी वजह से हैं। हेल्थ केयर गैप्स, इसमें ये चीज़ है, लगभग 1/3 वुमेन ऐसी हैं जिनको कि प्रेगनेंसी के दौरान जो एंटीनेटल चेकअप्स होता है उसमें से कम 8 में से 4 तो कंपलसरी होता, वो भी नहीं करवा पाते हैं। 1/3, सोचिए 1/3 मतलब कितनी बड़ी बात है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। इनइक्वलिटीज रिलेटेड टू इनकम, एजुकेशन, रेस, एथनिसिटी, है ना, ये सब जो है ऑलरेडी उनके और रिस्क को बढ़ा देते हैं। मार्जिनलाइज प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, इनकम में इनइक्वलिटी, ठीक है, घर पे ही काम करती हैं, एजुकेशन कम दिया जाता है, जल्दी शादी हो जाती है, और रेस, एथनिसिटी, इन सब चीज़ों में की वजह से जो है उनका जो रिस्क ऑफ मैटरनल डेथ होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस यही है कि डेटाबेस कोई प्रिपेयर नहीं किया गया है, किस तरीके से कहाँ किस रेट पे हो रहा है ना। हाई रिस्क प्रेगनेंसी बिहेवियर, टू अर्ली, टू मेनी, टू क्लोज। इसका मतलब ये है कि टू अर्ली मतलब जल्दी से शादी हो जाती है, टू मेनी जल्दी शादी हो जाती है तो जल्दी से बच्चे हो जाते हैं, ढेर सारे बच्चे हो जाते हैं, और ज़्यादा गैप भी नहीं हो पाता है। गैप नहीं हो पाता तो ऑब्वियस सी बात है, मैटरनल डेथ्स का जो रिस्क है, जो खतरा है, वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, अर्बन रूरल डिवाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, फैसिलिटी की बात है, हॉस्पिटल्स उतने नहीं है, फैसिलिटीज उतनी अवेलेबल नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, लोग घर पे डिलीवरी करा लेते हैं ना। पुअर रेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, वही चीज़ कि हॉस्पिटल में अभी भी उतनी डिलीवरीज नहीं होती, सारी डिलीवरीज नहीं होती। लैक ऑफ स्किल्स केयर एट बर्थ, दाई से जो डिलीवरी करा लेते हैं वहाँ पे क्या होता है, सब भगवान भरोसे ही होता है, बच्चा सही सलामत हो गया, नहीं तो भगवान की मर्जी, भगवान का मन नहीं था तो सांत्वना देंगे, क्या करोगी बहनी, भगवान की इच्छा ही नहीं थी। तो सब लापरवाही है, लेकिन ये सब अभी जो है रूरल एरियाज में ज़्यादा चलता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स, मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, टाइमली अवेलेबल नहीं हो पाता है, और हॉस्पिटल्स दूर हैं, या उतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं, या जो है गरीबी भी काफ़ी हद तक है। ठीक है, तो ये सारी चैलेंजेज हैं मैटरनल हेल्थ में। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें इसको 2 सेक्टर में बांटा गया है। एक तो हेल्थ एजुकेशन दिया जाना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन के बारे में है एज एट मैरिज, जैसे कि अभी एक कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा कि जो मैरिज की एज है सबकी 21 साल कर देनी चाहिए। ठीक है, तो कानून आया भी था, हालांकि वो ड्राफ्ट बना भी था लेकिन पारित नहीं हो पाया। तो एज एट मैरिज, जल्दी मैरिज करा देते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने ही बढ़ने हैं। जल्दी मैरिज होती है तो जल्दी बच्चे होते हैं, जल्दी बच्चे होते हैं तो उनको अवेयरनेस भी उतनी नहीं होती, समझ भी नहीं होती है ना। जल्दी शादी का मतलब कि पढ़ाई में ज़्यादा समय नहीं दे पाए, पढ़ाई का ज़्यादा मौका नहीं मिला उनको, तो उतना अवेयरनेस भी नहीं होता है। फिर जो ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, तो जच्चा बच्चा दोनों को उससे खतरा रहता है। अवेयरनेस ऑफ एंटीनेटल केयर, ठीक है, तो अवेयरनेस बढ़ाई जाए, न्यूट्रिशनल एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ RCH सर्विसेज, रिप्रोडक्टिविटी एंड चाइल्ड हेल्थ, RCH का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज का यूटिलाइजेशन किया जाए। इम्पोर्टेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन, टाइम पे टीके लगते रहें। स्पेसिंग लिमिटेशन ऑफ बर्थ, 2 बच्चों के बीच में पर्याप्त गैप रहे जिससे कि मैटरनल हेल्थ इम्प्रूव हो सके। एंड नॉन हेल्थ स्ट्रेटजी जो है, ये मुझे लगता है और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पावर्टी एरेडिकेशन, ठीक है, पावर्टी एरेडिकेशन रहेगा, गरीबी कम रहेगी तो उनको पढ़ने का मौका मिलेगा, खाने का अच्छा मिलेगा, थोड़ा आराम मिलेगा, हेल्थ सही रहेगी तो अपना केयर कर पाएंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेसी, ठीक है, एम्पावरमेंट करवाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, लगातार बातचीत हो ना, और इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें हों तो नॉन हेल्थ स्ट्रेटजीज भी अच्छी होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज डॉक्टर कनक रेले, द आयरन लेडी हु रिवाइव्ड मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये हैं डॉक्टर कनक रेले, इनका अभी हाल ही में डेथ हो गया, जो कि मतलब कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ।
हुआ वो 85 साल की थी। ठीक है, तो सवाल इसी ये बन सकता है कि डॉक्टर कनक रेले किससे संबंधित थी। वन लाइनर क्वेश्चन से बन सकता है तो मोहिनीअट्टम से। लेकिन जो दूसरा यूपीएससी या स्टेट पीएससी में सवाल पूछे जा सकते हैं कि मोहिनीअट्टम के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या है मोहिनीअट्टम। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन क्लासिकल डांस है केरला से। ठीक है, केरला से दूसरा एक डांस है कथकली। मैंने आपको बताया था कली कली जिसमें हो। ठीक है, वो ज़्यादातर केरला से ही होते हैं। ठीक है, तो कथकली डांस वो खुद एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, केरला से है। मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म गेट्स इट्स नेम, ये इसको अपना नाम कहाँ से मिला। मोहिनी जो भगवान विष्णु का रूप है, को याद होगा जब वो देवासुर संग्राम में उस समुद्र से वो निकला था ना, क्या अमृत, उसके पीने के लिए असुर और असुर दोनों लोग दौड़े थे। तो मोहिनी के रूप में जो है भगवान विष्णु ने असुरों को फंसा दिया था, और जिसकी वजह से मतलब देवताओं का भला हुआ। तो उसी पे आधारित है मोहिनीअट्टम। मोहिनी मतलब खूबसूरत से रिलेटेड है, खूबसूरती से। तो बहुत ही खूबसूरत डांस भी ये है, फेमिनिन पावर्स दिखाता है। ठीक है, मोहिनीअट्टम, जिससे कि लोग मोहित हो जाएं। ठीक है, ये केरला का डांस फॉर्म है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके के पोजेज होता है, ब्यूटीफुल, काफ़ी ब्यूटीफुल पोजेज है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर ओपन रोड टू सिंथान टॉप एन ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसको मैंने सिर्फ इसलिए लिया है, सिंथान टॉप एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और ये वन लाइनर के रूप में क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये काफ़ी खूबसूरत डेस्टिनेशन है कश्मीर। हमारे कुछ फ्रेंड्स अभी घूमने भी गए हैं, आएंगे तो उनसे हालचाल पूछेंगे कि सिंथान टॉप गए कि नहीं गए। आप लोग भी जाएं, एंजॉय करें। कुछ अच्छे नज़ारे मैंने कलेक्ट किए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंथान टॉप कहाँ पे है? ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। ठीक है, एक माउंटेन पास है, आप देख सकते हैं, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंथान पास, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बहुत हो गया इसके बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। हाँ, इसमें आप थोड़ा प्राउड फील करेंगे कि एक इंडियन अमेरिकन जिसको कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाने की वकालत जो है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने की है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा देखें कि कौन है अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा जी हैं, ये अपने इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। 1959 में इनका जन्म हुआ था। IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। ठीक है, 2016 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे। मास्टर कार्ड के इस समय CEO हैं। मास्टर कार्ड जो है अमेरिकन कंपनी, उसके CEO हैं करंट टाइम पे। ठीक है, और आप जानते हैं कि अमेरिका जिसको रिकमेंड कर दे वर्ल्ड बैंक के बारे में, उसका तो प्रेसिडेंट बनना तय ही है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि करंट टाइम पे वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? तो डेविड मालपास। ठीक है, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाना चाहिए। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, वो है वर्ल्ड बैंक के बारे में। ठीक है, ये कि इंडियन अमेरिकन वर्ल्ड बैंक का चीफ बनने वाला है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन सवाल में पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इट्स एसोसिएट इंस्टीट्यूशंस एज ए ग्रुप आर नोन एज द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक 5 ग्रुप का एक संस्था है, 5 संस्थाओं का एक ग्रुप है। ठीक है, जो कि 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान ही के थ्रू IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इस्टेब्लिश किया गया था। इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोलते हैं, क्योंकि ब्रेटन वुड्स पे इनका गठन हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, ये ब्रेटन वुड्स ट्विंस हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कैसे याद करेंगे वर्ल्ड बैंक का? वर्ल्ड बैंक अमेरिका, वाशिंगटन DC। ठीक है, मास्टर कार्ड, ये सारी चीज़ें
तो अमेरिका का वर्चस्व पूरा चलता है। अभी आप देखेंगे वो जैसे वोट शेयर देख सकते हैं यूएसए का, अमेरिका का 16.41%। तो अमेरिका का वर्चस्व होता है। इसीलिए मैंने कहा कि अमेरिका ने रिकमेंड किया है, नॉमिनेट किया है अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का चीफ बनने के लिए, तो उनका बनना लगभग तय ही है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में नहीं होगा तो कहाँ होगा? अमेरिका की इतना वर्चस्व है, अपने यहाँ ही रखेगा। आई होप कि आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। वोट शेयर देख लेते हैं। यूएसए का सबसे ज़्यादा 16.41%, फिर जापान का 7.87, जर्मनी, फिर यूके, फिर फ्रांस, ठीक है। अच्छा, सबसे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन से मेजर रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अभी ये शुरुआत में मैंने बताया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो है वर्ल्ड बैंक की, ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता, काफ़ी पॉपुलर रिपोर्ट है। हालांकि वर्ल्ड बैंक अब इसको पब्लिश करना बंद कर चुकी है, क्योंकि इस पर थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई थी कि इंडिया का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको पक्षपात या तरीके से जो है रिलीज़ किया जाता है। और भी ऐसी तमाम देशों ने, चाइना ने भी ऐसा भेदभाव का आरोप लगाया था। भाई वर्ल्ड बैंक पे वर्चस्व पूरा अमेरिका का है, तो ऑब्वियसली कोई वो नहीं है कि ना ही हो, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद चीज़ नहीं हो सकती है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ये 4 रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है। मेजर रिपोर्ट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसने पब्लिश करना बंद कर दिया क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गई थी। इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए तो मैंने वैसे पहले भी बताया था, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट के बारे में ये लोन्स देती है ना, फार्मर्स एग्रीकल्चर के लिए या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो जिससे वर्ल्ड का विकास हो। वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड का विकास के लिए देगी, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाएगी, ठीक है। वर्ल्ड का विकास होगा, कैसे होगा? लोन देगी तो ये भी देखेगी कि किस देश में बिजनेस करना कितना इजी है, कितना आसान है, बिजनेस के लिए कहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा है। तो बिजनेस के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये इंडेक्स जो है रिपोर्ट निकालती है, ठीक है। जहाँ बिजनेस बढ़िया होगा, जहाँ बिजनेस के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी, इजी होगा बिजनेस स्टार्ट करना, वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल अर्थात ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी, तो ह्यूमन कैपिटल भी जो है अच्छा होगा। तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में भी वर्ल्ड बैंक ही रिलीज़ करेगी रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, ह्यूमन कैपिटल के बारे में हो गया। तो ये सब जो होगा तो उस कंट्री का या पूरा ग्लोबली पूरे विश्व का इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जो है अच्छा होगा ही होगा, है ना। तो इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट भी ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है। आई होप कुछ आप कनेक्ट कर पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड बैंक के जो 5 संस्थाएं हैं जिसको मिला के एक ग्रुप बना है उसको देख लेते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD जो कि मेन है इसका वर्ल्ड बैंक का, जिसको वर्ल्ड बैंक को इंटरचेंजेबली IBRD भी बोला जाता है। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू बना था, ठीक है। ये क्या करता है? लोन देता है, ग्रांट्स देता है, क्रेडिट देता है, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है। ये एक अच्छी बात है, इंडिया ने इसको खुद ही जो है प्रपोज किया था, इसका नाम सजेस्ट किया था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण और विकास के लिए। तो ये अच्छी बात है, इंडिया इसलिए इसका पार्ट है। अच्छा काम के लिए इंडिया जो भी अच्छा काम होता है उसमें इंडिया उसका पार्ट होता है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC 1956 में बना था ना। ये क्या है? प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू फास्टर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन LDC। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, फाइनेंस की बात है, प्राइवेट कंपनीज़ को जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्राइवेट कंपनीज़ को ये ग्रांट और लोन्स देती है। ये एक अच्छी बात है ना, पुअर कंट्रीज़ को ग्रांट लोन देगी, अच्छी बात है। अच्छी बात है तो इंडिया इसका भी पार्ट है, ठीक है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये 1960 में बना। ये जो गरीब देशों को लो या कम इंटरेस्ट या बिना ब्याज के ही लोन देती है ना। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है कम ब्याज पे या बिना ब्याज के ही गरीब देशों को लोन देती है।
तो ये भी अच्छी बात है, इसलिए इंडिया इसको भी सपोर्ट करता है, इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है। मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी MIGA 1988 में बना था। ऑफरिंग पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटीज़। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कोई कहीं बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहती हो कोई कंपनी, तो वहाँ की पॉलिटिकल रिस्क से उस कंपनी को ये जो है मेगा एजेंसी उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी। अर्थात वहाँ पर स्टेबल या अनस्टेबल गवर्नमेंट बनती है तो उसकी नीतियाँ ऑब्वियसली बदलती भी है, उसमें जो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है वर्ल्ड की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, वर्ल्ड की बिजनेस कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो इसका भी पार्ट इंडिया है, इंडिया इसका मेंबर है। पांचवा जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, काफ़ी बड़ा नाम है, ICSID। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये 1966 बने थे और फंक्शंस ऑन डिस्प्यूट सेटलमेंट इंस्टीट्यूशंस डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। क्या ये विवाद या झगड़े जो है सुलझाते हैं। अब इंडिया का इतिहास ऐसा रहा है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस, चाहे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया ना, ऐसे अमेरिका तो नहीं है लेकिन जिसमें अमेरिका का वर्चस्व ज़्यादा हो, अमेरिका का इतिहास उनके साथ बहुत सुनहरा नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा है। ठीक है। तो और उसके बाद इंडिया चाहती है कि अपने जो मसले हैं, अपने जो विवाद हैं, वो खुद सुलझाया जाए किसी दूसरे का सहारा लिए बिना। तो इंडिया को ये चीज़ पसंद नहीं है कि कोई दूसरी एजेंसी जो है आके हमारे विवाद इस तरीके से सुलझाए। इस वजह से इंडिया इसका पार्ट भी नहीं है और पक्षपात का भी आरोप लगता रहा है। और अब आपको याद रहेगा कि इसका इंडिया मेंबर नहीं है, इसलिए मैंने शुरू में बताया कौन अच्छा काम करता है उसका इंडिया मेंबर है, लेकिन जो झगड़े वगड़े वाला काम करता है, झगड़े के पछड़े में पड़ता है। इंडिया पीसफुल कंट्री है तो झगड़े वगड़े वाले काम में वैसे इंस्टीट्यूशन के साथ वो नहीं रहती, इसका मेंबर इंडिया नहीं है। इसका नाम इतना बड़ा है, नाम करने में नाम भी कौन याद करे, इसलिए मेंबर रहेंगे तो नाम भी याद करना पड़ेगा। ऐसे मैं जोक कर रहा हूँ पर समझ सकते हैं कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है। अब इंडिया और वर्ल्ड बैंक का क्या रिलेशन रहा है। शुरुआत में 1944 में जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें जो लोग इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहे थे, एजेंडा प्रिपेयर कर रहे थे, उसमें से एक कंट्री इंडिया थी। ठीक है। इंडिया ने शुरू में इसका जो ड्राफ्ट था, 44 कंट्री में से एक कंट्री इंडिया थी जिसने साइन भी कर दिया था। ठीक है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो नेम है, ये इंडिया ने ही सजेस्ट किया था। तो इंडिया का वर्ल्ड बैंक के साथ जो पुराना रिश्ता रहा है। ठीक है। देख लेते हैं कि इसका इवेल्युएशन कैसा काम रहा और कितना सक्सेसफुल या फेलियर्स रही है। अचीवमेंट्स इसके लिए इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है। क्या है कि ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन्स देती है ना, डैम बनाने के लिए या इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, है ना, रोड्स बनाने के लिए। तो इंक्रीज इन कैपिटल, ड्यू अटेंशन टू डेवलप एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलप और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को अटेंशन देती है, मतलब उनका ध्यान रखती है, समय समय पे उनको लोन प्रोवाइड कराती है प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए। मैंने बताया ही, टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड कराती है जहाँ पर जैसी ज़रूरत हो ना। थर्ड विंडो ऑफ वर्ल्ड, कोऑर्डिनेशन ऑफ द लेंडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द लेंडर, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग नेशंस, अभी आपने देखा, फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीब देशों को लोन देती है कम ब्याज पे या बिना ब्याज के। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फोकस रहता है, ट्रेनिंग पे फोकस रहता है। तो ठीक ठाक काम करती है हालांकि विवादित भी रही है, इस पर आरोप भी लगते रहे कि पक्षपात भी होता है। ठीक है। अमेरिका का ज़्यादा शेयर है तो वो अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट भी करता रहता है। इस पे एक क्वेश्चंस भी पूछा गया था UPSC द्वारा, इंडियाज रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। ठीक है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है रिपोर्ट। मैंने कहा रिपोर्ट जो है वाशिंगटन DC ठीक है, उसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का, वो ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है। 1944 में बना, वो भी पूछा जा सकता है। लेकिन रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हो गया, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट हो गया ना, एंड
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट हो गया। तो ये सब जो है रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है पूछा जा चुका है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। ओके, यहाँ तक कि GS2 में भी आ गया, मेंस में भी पूछा गया है। ब्रेटन वुड्स डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो किसी न किसी तरीके से आपको मेंस में पूछा ही जाएगा। नहीं पूछा जाएगा तो आपको लिखना तो होगा, इनका कोई ना कोई रिपोर्ट, कोई ना कोई डेटा इनके थ्रू लिखना ही होगा। ठीक है, कहा गया कि कलेक्टिवली ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बोले जाते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, है ना, दो इंटर गवर्नमेंटल पिलर्स सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ऑर्डर। ठीक है भाई, बिल्कुल बॉडी लेवल पे काम करते हैं, इंटर गवर्नमेंटल है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ऑर्डर के लिए काम करते हैं। हालांकि दोनों काफ़ी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, लेकिन फिर भी उनका रोल, फंक्शन, मैंडेट ये सब काफ़ी डिफरेंट है, इसको आपको बताना है। डेफिनेटली IMF और वर्ल्ड बैंक में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, पर बहुत ही डिफरेंट है, इसको आपको अलग से जानना चाहिए। इसके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, कमेंट बॉक्स में पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला एक PIB का न्यूज़ है। जयपुर डिक्लेरेशन अडॉप्टेड एट द 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड UIC। ये जयपुर डिक्लेरेशन करके किसके किसके बीच में हुआ था, है ना, ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है किसी भी वन डे एग्जाम में, और जो है UPSC में भी पूछा जा, ऐसे डिक्लेरेशन UPSC या स्टेट PCS में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया। ठीक है, देखते हैं कि जयपुर डिक्लेरेशन जो वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस 10th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस के टाइम पर अडॉप्ट किया गया, किसके किसके बीच में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF एंड UIC। ठीक है, तो UIC क्या होता है, ये वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे, इसका फुल फॉर्म है यूनियन इंटरनेशनल देश चेमिन्स और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़। ठीक है, UIC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज है, जो 1922 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, इट इज़ द वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग द रेलवे सेक्टर फॉर रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रमोशन, मतलब रेल से संबंधित सारे काम ये देखती है। UIC एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बीच में जयपुर डिक्लेरेशन साइन किया गया। ओके, बस इतना ही इसका इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट G20 कल्चर ग्रुप मीट टू बी ऑर्गेनाइज इन खजुराहो मध्य प्रदेश फ्राम 22 to 25 फरवरी। तो G20 की मीटिंग्स चल रही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए छोटे से छोटे सवाल, छोटे से छोटे न्यूज़ जो मैं उठा रहा हूँ। पहला G20 कल्चर ग्रुप का मीटिंग जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने कंपाइल किया है, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वसुधैव मतलब है, वसुधा माने धरती, कुटुंबकम माने परिवार। ठीक है, तो एक परिवार, एक धरती, एक परिवार, एक फ्यूचर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसके लिए एक प्रोग्राम डेवलप किया है, इंस्पायर्ड बाय इंडिया G20 थीम ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, इंडिया G20 कल्चर ट्रैक इज प्रेडिकेटेड ऑन द आइडिया ऑफ कल्चर फॉर लाइफ। ठीक है, G20 कल्चर ट्रैक जो है कल्चर फॉर लाइफ है। कल्चर फॉर लाइफ क्या है, इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लाइफ स्टाइल, ऐसे लाइफ स्टाइल आप ऐसे कल्चर फॉलो करें जो सस्टेनेबल लिविंग के लिए उचित हो, इन्वायरमेंटल के लिए इन्वायरमेंटली सही हो, कॉन्शियस हो, इन्वायरमेंटल को ध्यान में रख के लाइफ जिया जाए, ऐसे लाइफ स्टाइल, तो कल्चर फॉर लाइफ। ठीक है, ये है आपका खजुराहो टेम्पल जो MP में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, खजुराहो टेम्पल के बारे में अभी पिछले दो तीन दिन पहले ही मैंने एक अपने सेशन में कवर किया था, आप उसको भी देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट टेम्पल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, मध्य प्रदेश में आता है। चंदेलों ने इसको बनवाया था, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको याद करते हैं, पर उससे पहले थोड़ी सी और देख लेते हैं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप, इसको चेयर किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। ऑब्वियस सी बात है, कल्चर वर्किंग ग्रुप है तो कल्चरल मिनिस्टर ही चेयरमैन इसके रहेंगे। इसमें एक और ख़ास शख्सियत को आमंत्रित किया गया था, जिसको पद्म श्री मिला है, मिस्टर नेक राम को मिलिट मैन भी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसे मौके पे मिलेट मैन को आमंत्रित कैसे नहीं किया जाए। तो मिलेट मैन जो है मिस्टर नेक राम, नेक काम किया उन्होंने, इसलिए उन्हें मिलेट मैन कहा जाता है। पद्मश्री भी मिल चुका है। अब खजुराहो टेम्पल के बारे में मैंने बताया, चंदेल डायनेस्टी के टाइम पे बना था। चंदेल डायनेस्टी 950 AD से 1050। खजुराहो चंदेल कैसे याद करें, ठीक है। खजुराहो चंदेल तो वैसे तो आपका अपना तरीका कुछ हो, मैं कैसे याद करता हूँ, मैं याद करता हूँ एक चंदेल तो नहीं, जीवनलाल टंडेल जीवनलाल टंडेल नाम आपको याद होगा, तिरंगा मूवी का एक कैरेक्टर है। उनको देख के लगता है कि ऐसे उनके चेहरे पे हमेशा खजली ही रहती है ना, खजली उनको लगी रहती है हमेशा, तो खजलाते रहते हैं। तो टंडेल जी को अगर खजली लगी रहती है, इसलिए खजली से खजुराहो टेम्पल कुछ भी यार, ठीक है कुछ भी, लेकिन आपको याद होना चाहिए खजली से खजुराहो टेम्पल। खजली होता है जीवनलाल टंडेल को, टंडेल नहीं चंदेल, ठीक, चंदेल डायनेस्टीज के टाइम पे बना था खजुराहो टेम्पल। नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग टू हिंदुइज्म एंड जैनिज्म टेम्पल्स, है ना, हिंदू और जैन के टेम्पल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आप सबको पता होना चाहिए, काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी फेमस बात है। खजुराहो टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। खजुराहो चंदेल डायनेस्टी, चंदेल से नहीं, जीवनलाल टंडेल, टंडेल के चेहरे पे खजली, खजली से खजुराहो, खजुराहो से टंडेल उर्फ चंदेल। एज पार्ट ऑफ बंजारा कम्युनिटी आउटरीच, यूनियन गवर्नमेंट टू मार्क संत सेवालाल महाराज जयंती। अचानक से बंजारा कम्युनिटी के एक रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लीडर की याद आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या कारण हो सकता है, सीधी सी बात है, चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, कर्नाटक में, और 2024 में भी लोकसभा के भी आम चुनाव होने वाले हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये है 289वां बर्थडे इनका है, ठीक है। ये कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, मैं भी बताऊंगा आपको। देखिए ये हैं, सेवालाल महाराज वाज एन इंडियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर कम्युनिटी लीडर एंड इज नाउ रिवर्ड बाय द क्षत्रियास गौर बंजारा कम्युनिटी। बंजारा कम्युनिटी के थे ये, स्पिरिचुअल गुरु थे, ठीक है। बंजारा कम्युनिटी कैसे होते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलिंग, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होने वाले, वॉरियर्स एंड एडवेंचरस, घूमने, मोस्टली घूमने वाले होते हैं ना। कम्युनिटी हुज बिलीफ सिस्टम एंड कल्चर प्रैक्टिस इवॉल्व इन कॉन्सेंस विद द नेचर, नेचर के ज़्यादा क्लोज रहते हैं, घूम टहल के। बंजारा कम्युनिटी हमारे साइड में ऐसे फेमस है ना, ये लोग आते हैं, जानवरों की खरीद फरोख्त करते हैं, तो कुल मिला के व्यापारी वाला काम करते हैं, दूर दूर तक ट्रेवल करते हैं। वानरर्स होते हैं और जो है फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, एडवेंचर वाला काम होता है, काम नेचर के काफ़ी क्लोज रहते हैं, ठीक है। इसके लिए खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, इसमें इनको SC के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में तो बंजारा कम्युनिटी SC में आती है, लेकिन क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, ये जो स्टेट हैं इसमें इनको SC कम्युनिटी के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, ST। बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे कि हो गया आपका महाराष्ट्र, UP, MP, उत्तराखंड, है ना, छत्तीसगढ़, तो राजस्थान, इन सब जगहों पे इसको OBC कैटेगरी के रूप में इंक्लूड किया गया है। ये थोड़ा सा मतलब एक फैक्ट है कि खाली SC नहीं है, सिर्फ SC नहीं है, सिर्फ ST नहीं है, सिर्फ OBC नहीं है। UPSC जहाँ पे आपको ट्राई कर सकती है, मतलब फंसा सकती है कि सिर्फ ये ऑल इंडिया SC कम्युनिटी में आते हैं या ST कम्युनिटी में, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों कम्युनिटी में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कम्युनिटी में आते हैं, ठीक है। 10 से 12 करोड़ इनकी जनसंख्या है। और ये सेवालाल महाराज जी कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन केस वन लाइनर कोई क्वेश्चन पूछे तो। बंजाराज ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री व जनरली, इसका भी क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, ठीक है। तो ये ट्रेडर्स थे, जैसे मैंने बताया कि खरीद फरोख्त करते हैं और घूमते रहते हैं, ठीक है।
बंजारास ट्रेडर्स थे। नेक्स्ट न्यूज़ इज सुप्रीम कोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट व्हाट इट हैज़ डन टू एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, आपको मुद्दा पता चल गया होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया है खुद से कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। क्यों पूछा? क्योंकि 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, उसके पहले 1993 में ही इसको बैन कर दिया गया था। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग इतनी बात हो रही, लेकिन मैनुअल स्कैवेंजिंग है क्या? ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यही है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में बता दूं। मैनुअल स्कैवेंजिंग वो होता है ना, जैसे सेप्टिक टैंक्स हो गया, गटर्स हो गया ना, ओपन लैट्रिन्स हो गए, जहाँ पर मानव मलमूत्र या गंदे नाला नाली इन लोगों को साफ़ करने के लिए जहाँ ह्यूमन लेबर का यूज होता है, तो वो मैनुअल स्कैवेंजिंग कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है। ये एक बहुत ही ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ एक काम है। हालांकि चल रहा है, लेकिन 1993 में ही एक कानून के थ्रू इसको बंद किया गया था, बैन किया गया है, लेकिन अभी भी कम्प्लीटली बैन नहीं है। जैसे कि आपको पता है, कानून कागज़ में तो इफ़ेक्टिव है, लेकिन धरती पे उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। ऐसा जॉब जो कि जान ले लेता है। कैसे? क्योंकि सेप्टिक टैंक्स जो होते हैं, जो गटर होते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, वहाँ पर मीथेन होता है, ख़राब गैसें होती हैं, है ना। आर्सेनिक गैसें होती हैं, मीथेन गैसें होती हैं, जिसको अगर आप ज़्यादा देर तक सूंघ लेते हैं या आपको ऑक्सीजन की सप्लाई जल्दी नहीं मिल पाती है तो आपकी जान चली जाती है। ठीक है, जैसे इस रिपोर्ट, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 1993 से 2019 के बीच का ये डेटा है, जिसमें तमिलनाडु में, अकेले तमिलनाडु में 234 लोग सिर्फ मैनुअल स्कैवेंजिंग के वर्क करते हुए एक्सपायर हो गए, मर गए। सोचने वाली बात है, कितना खतरनाक काम है। सिर्फ सांस नहीं ले पाते वहाँ पे जाके। गुजरात में 162। तो ये जो मैप है, ये दिखा रहा है ऐसा जॉब है जो जान ले लेता है। ठीक है, वाई द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इज स्टिल प्रिवेलेंट इन इंडिया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993, यही वो एक्ट है जिसके थ्रू बैन किया गया था मैनुअल स्कैवेंजिंग को। बैन तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी ये प्रैक्टिस क्यों चल रहा है, अभी भी इंडिया में ये प्रैक्टिस क्यों फॉलो हो रहा है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा फैक्ट्स कंपाइल किया है। उसके कारण कुछ ऐसे हैं, क्योंकि जो ये काम करते हैं उनके साथ एक टैग, एक स्टिग्मा लग जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है कि उनको कोई और काम कोई करने नहीं देता है, गंदा काम माना जाता है। ऑब्वियसली गंदा काम है भी, ठीक है, लेकिन भाई वो तो काम है, तो ऐसा थोड़े कि वो उनके शरीर के अंदर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ठीक है, सामाजिक ये ऐसा भेदभाव है, लोग उनको कहीं और काम नहीं करने देते हैं ऑब्वियसली, और वो उस काम के लिए उन्हीं को हायर करते हैं। तो इस वजह से ये जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद नहीं हो पा रही है। आज भी काफ़ी लैट्रिन ऐसी हैं जो ओपन ड्रेन्स एंड सेप्टिक टैंक्स में खुलती हैं, ठीक है, जिनको कि रूटीन क्लीनिंग ज़रूरी हो जाता है, और वो लोग ह्यूमन से ही करवाते हैं। समस्या ये रूटीन क्लीनिंग करवाएं, हालांकि ओपन लैट्रिन्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर है किसी भी तरीके से तो उसकी अगर क्लीनिंग करवानी है तो मशीनों से करवाइए, ह्यूमन से क्यों करवाते हैं, ह्यूमन क्लीनिंग क्यों करवाते हैं। लेकिन इसी वजह से जो है अब उनको जॉब मिल जाती है उनको, और बाकी सब जगह भेदभाव होता, कोई उनको पूछता नहीं, तो वो भी एक काम को करने के लिए मजबूर होते हैं। और जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, स्टेट गवर्नमेंट्स कई मशीनें प्रोवाइड करा सकते हैं, अच्छी मशीनें जो कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के क्लीनिंग कर देंगी। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग इस तरीके से नहीं करवाना चाहिए, लेकिन यही सब कारण है जिसकी वजह से ये प्रैक्टिस अभी तक बंद नहीं हो पाया। अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या क्या हैं इसके अगेंस्ट। ठीक है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ कानून बन गया 1993 में ही, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया 2014 में ही, लेकिन अभी भी चल रहा है। तो
तो ये इनके आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है ना। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है अंडर आर्टिकल 17, लेकिन फिर भी उनके साथ भेदभाव छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, तो आर्टिकल 17 का जो है हनन होता है। आर्टिकल 21 का जो राइट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उनकी पर्सनल लिबर्टी, उनकी आज़ादी, उनकी जो लाइफ है वो लिमिटेड होती है, सोशल लाइफ लिमिटेड होती है, उनको उतना फ्रीडम नहीं होता है, तो आर्टिकल 21 को भी वायलेट करता है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर ही है, उनको उसी में काम करवाया ही जाता, कोई और काम दिया ही नहीं जाता है। ठीक है। इंडिया ने कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी साइन किए हैं जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वुमेन अक्सर इसका पार्ट जो होती हैं वुमेन मैनुअल स्कैवेंजर्स के ज़्यादातर पार्ट तो वुमेन होती हैं, तो इस वजह से वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का भी शिकार होती हैं और सोशल स्टिग्मा भी उनके साथ जोड़ दिया जाता है, और ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी का भी उनका हनन होता है। ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी इंडिया ने साइन किया हुआ है, हालांकि तब भी कुछ नहीं हुआ। तो कुछ और भी नियम कानून जो सरकार ने बनाए उसको देख लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, SRMS, जिसको रिवाइज़ किया गया था 2013 में। इसके अंतर्गत ये है जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए 10 लाख तक का जो है फंड दिया जाए, वो अपनी लाइफ स्टाइल फिर से शुरू कर सके और उनको स्किल दिया जाए, उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। ठीक है। अगला एक्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट, मतलब कि मैनुअल स्कैवेंजर के तौर पर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाए। ठीक है। और इसमें मैनुअल स्कैवेंजर को सिर्फ सेप्टिक टैंक्स ही नहीं, ऑल फॉर्म्स ऑफ क्लीनिंग को जोड़ दिया गया, अर्थात इसको और ब्रॉड बेस्ड कर दिया गया है कि जितने भी फॉर्म्स के ऐसे मतलब अनसेफ क्लीनिंग होती हैं उनको मैनुअल स्कैवेंजिंग में इंक्लूड कर दिया गया है। बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स एक्ट 2013, जिसमें कि इनसैनिटरी लैट्रिन्स का जो है बनाना ये सब बैन कर दिया गया। तो ये सारे स्टेप्स हैं। इसमें ये होगा कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, जो कि ये भी 1993 में ही बना था, ये इन सब एक्ट्स को मॉनिटर करेगा, इनका इम्प्लीमेंटेशन, और इनमें से जो भी शिकायतें आएंगी जो भी उसको जो है उसकी इंक्वायरी करेगा वो। ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी। तो ये था मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर एक थोड़ा सा ठीक ठाक लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है। आगे चलते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। फॉर वन डे एग्जाम्स वन लाइनर्स। EAC PM चेयरमैन डॉक्टर विवेक देबरॉय रिलीज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट। EAC PM क्या होता है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, PM प्रधानमंत्री। ठीक है। तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो हैं वो डॉक्टर विवेक देबरॉय, उन्होंने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट रिलीज़ किया है। उत्तराखंड साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप रोपवे टू यमुनोत्री टेम्पल। ठीक है। उत्तराखंड ने यमुनोत्री टेम्पल पे रोपवे डेवलप करने का MOU साइन किया है। इसको कैसे याद करेंगे? यमुनोत्री में उत्तरी आता है, उत्तराखंड में उत्तर आता है, जहाँ उत्तर है दोनों, इसी वजह से उत्तराखंड में यमुनोत्री है। अब उसी प्रकार से गंगोत्री में भी उत्तरी आता है, तो गंगोत्री भी उत्तराखंड में है। ठीक है। यमुनोत्री गंगोत्री उत्तराखंड में है, याद होना चाहिए। गिरीश चंद्र मुर्मू, आजकल मुर्मू लोग काफ़ी चर्चा में है। द कैग ऑफ इंडिया। ठीक है। कैग का आर्टिकल कौन सा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। ठीक है। ये पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम्स में। गिरीश चंद्र मुर्मू इंडिया के जो कैग हैं उन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन चुना गया है। ठीक है। बस इतना ही था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप मेरे साथ यहाँ तक इस आर्टिकल को, इस सेशन को ज्वाइन किए, सुने। और अगर आपको मेरा प्रयास, मेरा एफर्ट, मेरा जो वर्क है, मेरी मेहनत से कुछ भी हासिल हुआ हो, लग रहा हो कि हाँ कुछ काम का हुआ, कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीख पाए, कुछ याद हो पाया, जैसे कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मैंने याद दिलाया, एक बार फिर से बोल देता हूँ। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डेवलपमेंट के लिए वो लोन देता है, ये वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट कराएगा, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसका बहुत पॉपुलर था, कंट्रोवर्शियल था, इसने बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जब बिजनेस अच्छा होगा तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा, बिजनेस अच्छा होगा, डेवलपमेंट होगा वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड का इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट भी अच्छा ही होगा, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में क्यों है वर्ल्ड बैंक का, वो आपको पता चल गया होगा। अजय बंगा जो उनको नॉमिनेट किया यूएस ने ही, तो ऑब्वियसली यूएस में ही होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। एंड आपको ये सब चीज़ें अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।